नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा दोपहर की शुरुआत सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की। में सफलता प्राप्त कर रही है। कांग्रेस का काम है व्यवधान डालना, कांग्रेस का काम है गुमराह करना, लोगों की भावना को भड़काना। ये आपराधिक कृत्य है और कांग्रेस ऐसा करके ये उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों के साथ ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है। अगर आपको लाना था पंजाब से, जिस बेदर्दी के साथ में भूखा के श्रमिक हमारा वहां से पैदल चलकर आ रहा है, राजस्थान में उसके साथ पुलिस भी बेइंसाफी का व्यवहार कर रही है, महाराष्ट्र में तो चित्तकार मचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार है, कई दिनों से हमारे प्रवासी उत्तर भारतीय श्रमिक वहां पर पड़े हुए हैं, उनके साथ में कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहां चली गई आपकी बसें, कहां चला गया आपका सिंपैथी का भाव, कहां चली गई वो आपकी आवश्यकताएं। आप उनका मेडिकल का परीक्षण भी नहीं करा सकते और उत्तर प्रदेश सरकार जो सारे काम करा रही है उसको आप चुनौती देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आप कटघरे में खड़ा करने का षड्यंत्र करते हैं। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का पुराना आलाप है। अगर आप देखो तो आज इतने सारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के बाहर क्यों हैं, बिहार के इतने श्रमिक बाहर क्यों हैं? 60 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में और उन्होंने केवल बेरोजगारी दी है। बेरोजगारी के कारण आज जिस प्रकार से योगी सरकार में इन श्रमिकों को लाने के बाद में केवल इनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनकी स्केलिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्रमिक आए हैं उन श्रमिकों को हम रोजगार मुहैया करा सकें। उनके बाद में यहां पर रहने के बाद में उनका जब क्वारंटाइन का काल पूरा हो जाए तो हम कैसे उनको रोजगार में लगा सकें, इसकी स्केलिंग के लिए संभव नहीं बना। किसी भी प्रकार की घटनाओं पर दिग्भ्रमित करने का कार्य जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि महामारी के संक्रमण काल में इनके द्वारा किया जाने वाला सबसे क्रूर मजाक है। ये इस भारत की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में आज उन्होंने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि 1000 बसें आएंगी, अगर आप देखें तो लिस्ट में तो अभी तमाम चीजें भी हमारे आना बाकी है। आप अगर देखें तो इन्होंने लिस्ट भेजा, मिस्टर इरशाद के पास में क्या है, 3 व्हीलर। उन्हें पता चला कि रतन सिंह क्या है, ऑटो रिक्शा है। उसके बाद आप भेज रहे हैं गोविंद सिंह के पास क्या, टेम्पो पैसेंजर है। अगर दिखाएं सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार की चीजें भेजी हैं। आप देखो भेजा है पुष्पेंद्र और इनके पास ऑटो रिक्शा है। इस तरीके से न जाने कितने लोगों को भेजकर इस एक प्रकार का चिट्ठी को उन्होंने समझा था इसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सावधानी बरत रही है एक सुरक्षित यात्रा के लिए। और उस सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी बरतने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इंतजामात किए हैं कि कोई भी बगैर परमिट की गाड़ी ना आवे। इनकी गाड़ियों में तो एक गाड़ी दो जगह, कुछ गाड़ियां तो दो जगह रजिस्टर्ड पाई गई, तमाम गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड हैं। अब क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश को क्या ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की फर्जी सूची के आधार पर हम दिग्भ्रमित करके आप कौन सी सिंपैथी देना चाहते हो? ये संक्रमण काल है, ये संक्रमण काल सिंपैथी का काल नहीं है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, जैसा मैंने बताया कि 900 के आसपास ट्रेनें हमारे वहाँ पे आ रही हैं, 650 ट्रेनें आ चुकी हैं। हमारी जो बसें हैं 12,000 परिवहन की बसें लगाई गई हैं जो यूपी एसआरटीसी की, और उसके अलावा 12,000 बसों के अलावा हर जिलाधिकारी का 75 आप जिले मान लें तो 75 के हिसाब से आप देख लें तो 15,000 बसें तो हमारी जिलाधिकारियों के सुपुर्द हैं। इतनी सारी व्यवस्था
व्यापक पैमाने पे आज से नहीं, हम कई जब से मार्च से हमारा लॉकडाउन मार्च में लागू हुआ है तब से इन प्रकार की व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं। हमने अग्रणी भूमिका अदा की है। आज ये जानकर दुख हुआ कि कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का प्रलाप जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री की सर्वग्राही सर्वलोकप्रिय जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए और जनता को भ्रम में डालने के लिए जो कृत्य किया गया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है और इनको जनता से करता हूं कि कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए सरकार से भी और जनता से पहले और खासतौर से प्रवासी मजदूरों से, श्रमिकों से, हमारे उन भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए जिनको इन्होंने इस प्रकार का नाटक करके एक प्रकार का दिग्भ्रमित करने का काम किया है। देखिए, इनके पास चुनाव नहीं, इनके पास में धरातल पर कुछ नहीं है। ये ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो बंगाल की राजनीति का लेकर हो, महाराष्ट्र में टोटल फेलियर हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर भारतीयों के साथ में, बिहार के लोगों के साथ में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार वहां पर हुआ है, जिस प्रकार से राजस्थान में की सरकार ने असहयोग किया है, जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया है, उससे इनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। शर्मिंदगी की जगह पर इस प्रकार की बेहया हरकतें की जा रही, वो उचित नहीं है। झूठी और फर्जी रिपोर्ट देना ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जो नियम के अनुसार होगा वो होगा, लेकिन अभी उनको जो उन्होंने काम किया है वो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। देखिए, जो कोई पहले तो सरकार इस बात का लिए पूरी तरह तय हो कि वो बसें लाई गई वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। पहले जो लाए गए वो सरकारें जो हैं वो बस हैं, वो कई जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो उनकी टोटल फिटनेस है कि नहीं है। ये यहाँ पे कमी नहीं है। आप केवल स्टंट करने के लिए और न्यूज चैनल पर आप अपनी हाइट पाने के लिए इस प्रकार का कृत्य करें तो ये शर्मिंदगीपूर्ण है। आपने कोशिश की, आप उसमें असफल रहे, ये प्रयोग का स्थल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा हमला कांग्रेस पर हुआ है और जिस तरीके से मजदूरों पर सियासत हो रही है, अब तेज हो गई। वहीं मायावती का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। तो कांग्रेस अब चारों तरफ से घिर चुकी है और सियासत अब तेज हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जहां एक तरफ मजदूरों को लिए काम कर रही थी और उसका दावा था कि मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी वो है और उनकी चिंता है, इसीलिए यूपी सरकार को बसेस देने का ऑफर किया था, लेकिन अब यही बसें जो हैं वो आफत बन गई हैं कांग्रेस के लिए। और देखिए, ट्वीट उन्होंने किया है, बीएसपी का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए, वास्तव में अगर 1000 मतलब यकीन अभी नहीं है, तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है और आगे उन्होंने लिखा, क्योंकि यहां भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे हैं। और अब बस की राजनीति में अखिलेश यादव ने भी एंट्री ले ली है और बसों को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बस की जगह मजदूरों पर बल प्रयोग, 50,000 बसें धूल खा रही हैं, सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है। और ये वो ट्वीट है जो अखिलेश यादव ने किया है और यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि आम जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो फिर प्रदेश की सरकार
प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों को सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है, ये कैसा हट है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधने से बचे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस की लिस्ट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सरकार पर ही सवाल उठाया कि जो सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, स्कूल बसेस हैं, उनका सदुपयोग सरकार क्यों नहीं कर पा रही। और अब इसको लेकर सियासत तेज है। यूपी सरकार कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लगाया। कोरोना काल में अब सियासी उबाल आ गया है। योगी सरकार इस मुद्दे पर अब पूरी तरह कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। कहना है कि बसों की जगह ऑटो, बाइक, एम्बुलेंस के नंबर दे दिए गए। तो देखिए कुछ नंबर्स भी हैं। ओनर का नाम मिस्टर इरशाद, 3 व्हीलर। उसके बाद अगली गाड़ी का नंबर 185 पे RJ 14 TD 1446 नरेंद्र के नाम से जो है इसमें भी। और देखिए ये जब इसके बारे में पता करते हैं तो 8 मई 2015 को रजिस्ट्रेशन हुआ और शेवरोले बीट यानी कि कार है ये, तो कार का नंबर ही निकला। तो इस तरीके से जो बातें सामने आई हैं उसके बाद अब बीजेपी और सरकार मुखर हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से यूपी लाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी चिट्ठी लिख रही है तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सिद्धार्थनाथ सर, चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी, ये क्या राजनीति? चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी नहीं है, श्रमिकों को मदद देने पे जो राजनीति हो रही है, ये विषय ये होता है। चिट्ठी आपने दी तो हम आपसे डिटेल्स तो मांगेंगे, बस की फिटनेस की मांगेंगे, ड्राइवर आपका पॉजिटिव क्या कोविड-19 की टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें तो हम कोई गलत चीज़ कर नहीं रहे। तो उसका आप मांग रहे तो आप डिटेल भर के दो, मगर आप उसका नहीं जवाब देते जो आपने एक ओछी राजनीति शुरू करी है। ये जो श्रमिक हैं वो आपके ही राज्यों से आ रहे हैं, वो वहाँ से राजस्थान और पंजाब से चल के आते हैं, महाराष्ट्र से चल के आ रहे हैं। तो आपने उनको पैदल चलने दिया, आपके मुख्यमंत्री ने, आपने उन लोगों को साइकिल करने दिया, आपने उनको कठिनाइयों में आने दिया। वीडियो फुटेजेस चल रहे हैं, वो हमने नहीं दिखाए, मीडिया में चल रहे हैं कि किस प्रकार से आप उसको ठूसते हो। आपके पुलिस कैसे मदद कर रही है, ये काम कर रहे हो, वो आपके राज्य में कर रही है। और आप फिर कहते हो कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की। आप मदद नहीं करना चाहते हो, आप शुद्ध राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं श्रमिकों की होती है, हमारी नहीं मदद करोगे आप कभी। किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नहीं मदद करोगे, तो श्रमिकों की आप मदद करोगे। तो मदद करनी थी तो आपको अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि वहां से कोई भी श्रमिक चाहे किसी भी राज्य में जा रहा हो उसको आप पैदल नहीं चलने दोगे, आप उसको कठिनाई से नहीं आने दोगे, इसको सुनिश्चित करो। और ये जो बसें आपने पंजाब और राजस्थान से लिए वो वहीं लगा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक की भेजते तो आपको और पुण्य मिलता और आपका और स्वागत किया जाता। रात में सर 11 बजे चिट्ठी लिखी जाती है, उनसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं और 2 बजे जवाब आता है कि साहब हम लखनऊ कैसे पहुंच जाएंगे, दूर से बसेस यहाँ क्यों आएंगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं? नहीं, रात में कोई 11 बजे नहीं भेजा गया था, आपकी जानकारी गलत है। बहुत पहले भेज दिया गया था, उनका जवाब लेट आया था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे देंगे, हमने कहा वहाँ में मत दे के आप यहाँ तक की पहुँचा दीजिए, बस ज़्यादा हमें सहूलियत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की माइग्रेंट की संख्या ज़्यादा है, हम वहाँ से उन लोगों को फिर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बिना अनुमति मांगे बसों में लोगों को भर भर के भेज देती तो ये राजनीति नहीं। अब इतने ढेर सारे लोग आ जा रहे हैं कि किसी ने भी अनुमति नहीं ली है, लेकिन मानवता के नाते हम उनको अलाउ कर रहे हैं। इस मामले में यदि कांग्रेस पार्टी चुपचाप किसी को बसेज उपलब्ध कराती तो जनता को भी पता नहीं चलता, लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सिर्फ पॉलिटिक्स करके लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कृपया कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा न करें। और प्रारंभ काल से ही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि लोगों को गुमराह करके सत्ता में बने रहना, इसलिए जनता ने कई दशकों से उन्हें हाशिए पर ला दिया है। और कांग्रेस पार्टी ये भूल न करे, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है, मुसीबत में उनके साथ है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। अब तो एक नई चिट्ठी लिख दी गई है और रात 12 बजे तक उनसे कहा गया है कि वो गाजियाबाद और नोएडा में बसें मुहैया कराएं।
तो आखिर ये हम क्यों ना माने कि यूपी सरकार के पास या तो बसेस की कमी थी कि उनसे उन्होंने और बसेस मांगी, और या तो फिर यूपी सरकार भी उसी तरीके की राजनीति करे जैसे कांग्रेस करती है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही सूची है, अब सूची उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई तो उसमें कई नंबर गलत निकले। तो जो बसेज हम जहां डिप्लॉय करेंगे, जहां आवश्यकता है, हमने उन्हें बता दिया है और समय भी दे दिया है। यूपी के कानून मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सीधे सीधे इस मामले में राजनीति हो रही है और यूपी सरकार इस संकट के घड़ी में इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने अनुमति मांगी है, ऐसे में अनुमति प्रदान करके उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो यूपी सरकार उससे सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एक तरफ बसों को लेकर प्रियंका और यूपी सरकार आमने सामने हैं, तो वहीं प्रियंका की मदद से प्रयागराज की 3 बहनें बहुत खुश हैं। दरअसल पार्टी नेता की सिफारिश के बाद प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली में फंसी 3 बहनों के लिए न सिर्फ ई पास का इंतजाम कराया, बल्कि चेकअप के बाद उन्हें अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। ये तीनों बहनें दिल्ली में करीब 2 महीने से फंसी थी। अब ये बच्चियां प्रियंका को यूथ लीडर बता रही हैं, साथ ही 1000 बसों की पहल को भी सही ठहरा रही हैं। लॉकडाउन में संगम नगरी प्रयागराज की 3 बहनें नई दिल्ली में फंसी हुई थीं। इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इनके पैसे ख़त्म हो गए थे और साथ ही साथ जो मकान मालिक हैं वो भी इन पर दबाव बना रहे थे। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से संपर्क किया। इनके एक परिचित के ज़रिए उनके ऑफिस से बात की गई और प्रियंका गांधी ने इन 3 बहनों को कल प्रयागराज वापस भेज दिया। प्रियंका गांधी की तरफ से इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई, इनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई और बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए ये तीनों बहनें अपने घर प्रयागराज आ गई हैं। प्रयागराज में ये नैनी इलाके में रहती हैं। तीनों बहनें होम क्वारंटाइन हैं और प्रियंका गांधी का बार बार शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये बहनें हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए, दिल्ली में आप लोग कहाँ फंसी थी और क्या दिक्कतें आ रही थी? न्यू अशोक नगर में फंसे हुए थे और हमें मकान मालिक के थ्रू मतलब दबाव थोड़ा पड़ रहा था और थोड़ा सा पैसे वैसे की दिक्कत हो रही थी, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और आप बताइए कि जब दिक्कत हो रही थी आपको, तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? जन सुनवाई पोर्टल बनाया था सरकार ने। हमने कांटेक्ट किया था जो पोर्टल है, बट आई गेस उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कनेक्टिविटी इशू था। मतलब नंबर पे हम कांटेक्ट कर रहे थे और हमें नंबर पे बार बार OTP नहीं आ रहा था, तो हमने एक दिन ट्राई किया कि चलो एक दिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे दिन ट्राई करते हैं। बट दूसरे दिन भी ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, बट वो OTP आ ही नहीं रहा था, तो हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसीलिए फिर विवेक अंकल से हेल्प ली। तो इनके प्रियंका गांधी को यूथ आइकॉन कहा जाता है। लगता है कि आप लोगों के साथ उन्होंने जो किया, यूथ के एक होने के नाते, महिला होने के नाते, बिल्कुल वो आइकॉन होने के लायक हैं। हाँ बिल्कुल हैं, वो हमारी इतनी हेल्प करी और यूथ की क्या, वो सबकी मतलब प्रॉब्लम समझ रही हैं। इवन आपने कहा कि मज़दूरों की भी हेल्प करना चाह रही हैं, तो यूथ आइकन भी हैं और पूरे पीपल्स लीडर भी हैं वो। अच्छा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी को कुछ संदेश देना हो तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? प्रियंका गांधी जी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि धन्यवाद, आपने बहुत 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 ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया है, हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सेफली पहुँचाया है हम लोगों को, हम तीनों को, बस यही कहना चाहूँगी। तो ये तीनों बहनें अपने घर पहुंचकर काफ़ी खुश हैं और बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा का शुक्रिया अदा कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इस मुश्किल वक्त में जब सरकार से संपर्क नहीं हो पाया, ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने इनकी जो मदद की है उसके लिए ये शुक्रगुजार हैं, अपने घर आकर बेहद खुश हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।